हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनट लर्नर फन पर। और हम हैं आपके विनय भैया और आज आप लोगों को एक नया चैप्टर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर करा था दैट वाज हमारा क्या कहते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एंड अब बारी है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की। ये दोनों चैप्टर स्टार्टिंग में करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, सेल की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, किस कंपोनेंट का क्या रोल है। क्योंकि हमारे हर चैप्टर में ऑलमोस्ट सेल के बारे में बात होती ही है क्योंकि बायोलॉजी का जो बेसिक यूनिट है दैट इज सेल, ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक यूनिट है दैट इज सेल। तो हर एक चैप्टर में सेल की बात होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने इन दो चैप्टर से शुरुआत करी है। इसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद क्या कहते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। बट अभी के लिए आप लोगों के लिए हम लोग ये चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मिलेगा होमवर्क जो कि आपके कमेंट सेक्शन में पिन होगा। आप लोगों को उस होमवर्क को डेफिनेटली ट्राई करना है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करी है कि आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाए। एंड मैंने आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर ये भी दिखाने वाला हूं कि हम लोग अपने यूजुअली कोर्सेज के अंदर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से वहां पे आप लोगों को चीजें मिलती हैं, किस तरीके से चीजें होती हैं, वो भी आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर पता लगेगा। ठीक है, एंड उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम अपने बैचेस के अंदर चीजें करवाते हैं। तो माइट बी इफ इन केस अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसका भी आप लोगों को एक हिंट मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बिल्कुल बेसिक्स। अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं पता सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में, 9th क्लास में भी ध्यान से नहीं पढ़ा, तो अब उनको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे का ये वन शॉट बनेगा और अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें हम लोग कर लेंगे। ओके, चलिए जी शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बात क्या बोली गई है। सबसे पहले सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो हमें पता होना चाहिए कि सेल साइकिल होती क्या है। ओके, सो देखिए द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच द सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। ठीक है, जीनोम क्या होता है? जीनोम इज बेसिकली नथिंग बट कह सकते हैं डीएनए ऑफ सेल। ठीक है, डीएनए जो होता है किसका? ऑफ सेल, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम जीनोम कहते हैं। सो बेसिकली इट इज सीक्वेंस बाय विच सेल डुप्लीकेट करता है इस जीनोम, या आप न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, सिंथेसाइज करता है दी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स एंड इवेंचुअली डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स में, इज कॉल्ड सेल साइकिल। क्या बोला गया है? ध्यान से सुनना है कि सेल साइकिल क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। इट इज नॉट अ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसका सीक्वेंस है जहां पे एक सेल अपने डीएनए को डिवाइड करता है, ठीक है, बाकी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बनाता है और साथ में इवेंचुअली डिवाइड करता है किसके अंदर? दो डॉटर सेल्स के अंदर। अगर आप ये टू डॉटर सेल्स मेंशन नहीं करना चाहते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं डिवाइड करता है इनटू डॉटर सेल्स के अंदर। क्यों? उसका एक रीजन है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे मियोसिस एंड माइटोसिस। सो मियोसिस के अंदर हमारे जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं और दो सेल बनाते हैं। सॉरी, माइटोसिस के अंदर दो सेल बनते हैं, लेकिन मियोसिस की अगर मैं बात करूं तो मियोसिस में 4 सेल बनते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे नंबर जो है स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करना तो आप डॉटर सेल्स भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल्सो फाइन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सेल जो होता है हमारा, पहली बात तो ये मान लो अगर प्री एग्जिस्टिंग सेल है, आप लोगों ने सेल थ्योरी जो मैंने आप लोगों को लास्ट वन शॉट में करवाई थी वहां पे सुना होगा कि जो सेल्स होते हैं वो अराइज करते हैं किससे? अराइज करते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, या न्यू सेल्स जो होते हैं, ठीक है, वो बनते हैं किससे? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यहां पे भी देखिए जब कोई सेल जो है हमारा, ठीक है, वो बड़ा होता है तो अल्टीमेटली वो देख सकते हैं आप लोग दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो सेल्स में डिवाइड होता है। ठीक है, फिर इस सेल की ग्रोथ हो रही है और ये हमारा क्या कर रहा है? दो सेल्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो सेल, मतलब ये जो हमारा इनिशियल सेल है, यहां से ग्रोथ और यहां से दो सेल में डिवीजन होने का जो प्रोसेस है, इसी को हम यहां पे क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। यहां पे आप देख भी सकते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? सेल साइकिल। ये जो लेक्चर होगा आप लोगों का नीट लेवल का होगा एंड आपको इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जानने को मिलेगी जो आप लोगों ने शायद किसी सेल के वन शॉट में नहीं सुनी होंगी। ठीक है, और यूजुअली इसको बताते भी नहीं है, और नीट लेवल का है तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपके सब कुछ दिमाग में चले जाए। कंटेंट पे मैंने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। आपको ऐसी बहुत सारी चीजें नई जानने को मिलेंगी जो शायद एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, ठीक है, और जो शायद किसी और ने पढ़ाई भी नहीं है। सो अगर आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर एकदम सुटेबल है। अगर कहीं मजाक वजाक में पढ़ रहे हैं तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके, अब सवाल ये उठता है, पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। हम कह रहे हैं कि सेल जो है हमारा एक सेल है,
ठीक है, उसमें ग्रोथ होती है, वो डिवाइड करता है। बट सवाल ये है कि सेल को डिवाइड होना क्यों पड़ता है, या एक सेल जो है वो डिवाइड क्यों करता है, क्या रीजन है एक सेल के डिवाइड करने का। ठीक है, सो यहां पे हमारी एक थ्योरी आती है, दैट इज कर्न प्लाज्म थ्योरी। पहले मैं आप लोगों को वो थ्योरी बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सो यहां पे देखिए हमारी कर्न प्लाज्म थ्योरी है, इसके बारे में एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया गया इतने अच्छे तरीके से, बट आपको ये थ्योरी मैं बताता हूं। कहीं ना कहीं हम लोगों को रीजन पता होना चाहिए कि एक सेल डिवाइड आखिर कर क्यों रहा है। सो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्टविग, उन्होंने प्रपोज करी थी ये थ्योरी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कर्न प्लाज्म थ्योरी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या बोला गया था, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी माइटोसिस अकर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ऑफ सेल। दो शब्द आप लोगों को हमेशा याद रखना है, इस चैप्टर में बार बार यूज होंगे। एक वर्ड है दैट इज कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, एंड नेक्स्ट वर्ड इज साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड जो होता है इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उस वर्ड को या कि उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब साइटोप्लाज्म, साइटो वर्ड लिया गया है साइटोप्लाज्म से, एंड काइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और ये हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में अपने लास्ट वन शॉट में पढ़ चुके हैं। ओके, अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि जब डिस्टर्बेंस होता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, नाउ व्हाट इज दिस कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। देखो आपको नाम से पता लग रहा होगा, न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है, एंड ऊपर लिखा हुआ है क्या आगे, साइटोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के रेशियो में जब डिस्टर्बेंस आता है तो हमारा सेल डिवाइड करता है, ठीक है। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, इट इज बेसिकली KI इज इक्वल टू VN। VN हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, डिवाइडेड बाय VN माइनस VC, ठीक है। सो VN माइनस VC यहां पे देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, या आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। जब आप किसी सेल के अंदर से उसका न्यूक्लियस हटा दोगे तो बचेगा क्या, उसका न्यूक्लियस का वॉल्यूम हटा दोगे तो बचेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सिंपल टर्म्स में आप ये भी कह सकते हैं कि KI जो होता है हमारा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगेन बेटा जी इट इज वेरी ऑब्वियस, इट इज वेरी ऑब्वियस। अगर हमारे पास यहाँ पे एक सेल है, मैं इसको रेस कर देता हूं, अगर यहाँ पे हमारे पास एक सेल है और यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने न्यूक्लियस बना दिया है, ठीक है, इसको 3D फॉर्म में अज्यूम करना है। ये हमारा एक स्फेरिकल सेल है और यहाँ पे न्यूक्लियस है। अगर आप न्यूक्लियस को हटा दोगे, ठीक है, जैसे कि ये अपना क्या है, अगर आप न्यूक्लियस को हटा दोगे तो जो बचा वाला पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, और वी कैन से वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस न्यूक्लियस करेंगे हमारा, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म आ जाएगा। सो दोनों को निकालना काफी आसान है हमारे लिए। अब इट अकर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में डिस्टर्बेंस होती है तो हमारा क्या आता है, ठीक है, तो हमारा सेल डिवाइड करता है। डिस्टर्बेंस कैसी, अब यहां पे देखिए, मान लीजिए कि यहां पे दे रखा है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 10, ठीक है, यहां पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो दे रखा है सॉरी VN जो यहां पे दे रखा है इट इज बेसिकली 10। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म यानी कि VC माइनस VN यहां पे दे रखा है इज इक्वल टू 40। तो आप लोगों का यहां पे रेशियो क्या बन रहा है, यहां पे आपका रेशियो बनेगा बेसिकली कितना, 1/4, ठीक है। अब इतना मान लेते हैं 1/4, ठीक है। चलो यहाँ पे कोई नंबर आएगा, पॉइंट लगा देंगे। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना वैसे अपने को आता है, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट लगा दोगे 2 8, ठीक है, 2 फिर से पॉइंट लगा दोगे या इसको लोगे 0, ठीक है। सो 4 5 ज़ा 25, तो 0.25 यहां पे आंसर आएगा आप लोगों का। ये आप लोगों का क्या आ रहा है, इस केस में कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो भी आ रहा है, मतलब ये रिजल्ट आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पे अगर आप क्या निकालेंगे, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स निकालेंगे, यानी कि VN अपॉन
VC माइनस VN, इट इज इक्वल टू 10/80। भाई जाहिर सी बात है कि डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, बड़ा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, यहाँ पे छोटा था। तो जब डिनोमिनेटर छोटा था तो हमारा रेशियो भी छोटा आया था, लेकिन डिनोमिनेटर अब जब हमारा और छोटा हो गया है, ठीक है, या 8 हो चुका है या बड़ा हो चुका है, तो हमारा रेशियो और छोटा आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको अगर डिवाइड करोगे, किसको, 8 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0.0 फिर 0, ठीक है, एक मिनट को 1 आएगा, ठीक है, तो पॉइंट, उसके बाद 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 8, 2, 0 लगा देते हैं, 8 2 16, ठीक है, सो 0.125 के आसपास आता है, ठीक है, 0.12 समथिंग कुछ आता है हमारा आंसर, अभी के लिए 0.12 मान लेते हैं। तो पहले हमारा KI कितना आ रहा था, पहले हमारा KI जो था इट वाज 0.25, अब हमारा KI कितना हो चुका है, अब हमारा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हो चुका है 0.12। तो क्या कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के अंदर रिडक्शन आया? बात सारी यही है कि जब जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ठीक है, जब हमारा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या करता है, रिड्यूस होता है, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं डिक्रीज करता है, तब तब अ सेल डिवाइड्स। सिंपल सी ये कहानी है, और इस चीज का बारे में आप लोगों को पता लग चुका है कि एक सेल डिवाइड क्यों करता है, जब उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है अपना क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब देखो, इस कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए ये सेल हमारा डिवाइड करा, और फिर से कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स नेक्स्ट वाली स्टेज पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, इट इज अगेन 0.25 हेयर, एंड यहाँ पे भी 0.25 है। तो ये एक रीजन है, या मतलब ये हमारे हर्टविग ने प्रपोज किया था कि दिस इज द रीजन वाई अ सेल डिवाइड। ऐसा नहीं कि बेमतलब में डिवाइड कर रहा है वो, ठीक है, अगर उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है तो ही डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सो इस बात को याद रखना है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। कोई भी सेल जब डिवाइड करता है, ठीक है, तो उसके कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि हमने बोला सीक्वेंस ऑफ क्या, सेल्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। तो कोई भी जब सेल डिवाइड करता है तो उसके कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि हमारा इंटरफेस हो गया और एमफेस हो गया, ये 2 मेन फेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये देखिए, सीक्वेंस या इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स, एक मिनट, अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, ये बात हो गई थी, सिंथेसाइज दी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड करता है इनटू 2 डॉटर सेल, ठीक है, या कह सकते हैं डिवाइड इनटू डॉटर सेल। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यहां पे हम लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह देखने को मिलता है, एंड ग्रोथ ऑफ सेल आल्सो टेक्स प्लेस। सेल साइकिल के दौरान हमारे सेल की ग्रोथ तो होती है, जैसे कि यहाँ पे छोटा सा सेल है, इसकी ग्रोथ हुई, ठीक है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे डीएनए का भी रेप्लिकेशन, डीएनए वगैरह के बारे में आप लोगों को मैं कहानी बता चुका हूं। सो प्लीज अब ये मत बोलना कि भैया हमें डीएनए के बारे में नहीं पता। एंड अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोल रहा है कि भैया हमें डीएनए के बारे में नहीं पता, तो आई रिकमेंड कि आप लोग सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ वाला मैंने चैप्टर करवा दिया है 1 शॉट में, वहां पे जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब मैं रेप्लिकेशन का मतलब बता दूं तो आपको, डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए की कॉपी, यानी कि डीएनए की क्या, कॉपी बनना। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, अब जब सेल डिवाइड करेगा, ठीक है, जब सेल डिवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों सेल में कितने क्रोमोसोम जाने चाहिए, 46 जाने चाहिए, या 46 जाने चाहिए ना भाई। तो अब या दोनों में क्रोमोसोम जाने चाहिए, दोनों में डीएनए जाना चाहिए, है ना। सो डीएनए का, या जब कह सकते हैं क्रोमोसोम हमारा कॉपी बनाता है अपनी, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। तो 46 हमारे यहां पे आते हैं, 46 हमारे यहां पे आते हैं, ओके। अच्छा जी, अब सेल साइकिल के अंदर हम लोगों को 2 मेन फेज देखने को मिलते हैं, दैट इज इंटरफेस और एमफेस। इंटरफेस और एमफेस, इंटरफेस और एमफेस, इंटरफेस और एमफेस, इंटरफेस और एमफेस, ये 2 मेन फेज होते हैं सेल साइकिल के। इन दोनों फेज को अच्छे तरीके से याद रखना है, इसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इंटरफेस की बात करते हैं। इट इज पीरियड ऑफ प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। हम लोगों को अपना क्या करना है, न्यूक्लियस को और सेल को डिवाइड करना है, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करनी होगी। प्रिपरेशन जैसे कि डीएनए को कॉपी करना होगा। अगर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया 1 है तो उसको 2 करना होगा, क्योंकि सेल में जाएगा, बिना माइटोकॉन्ड्रिया के सेल का काम नहीं बनेगा। या 2 है तो 4 करने पड़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की कॉपी बनानी पड़ेगी। ये सारी चीजें कब होती हैं, इंटरफेस के दौरान होती हैं।
ओके, सो इट इज पीरियड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। ओके, ये फेज आता है हम लोगों का किसके बीच में, एम फेज के बीच में। जैसे कि यहां पे भी आप देख सकते हैं, अभी इसके ऊपर मत जाना बाबू प्लीज, ये जो आप लोगों को दे रखा है साइटोकाइनेसिस, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, इसके ऊपर मत जाना। ये देखो एम फेज यहां पे लिखा हुआ है ब्लैक से, और यहां पे हमारा इंटरफेस दिखा रखा है। तो इंटरफेस जो होता है हमारा, ठीक है, आप या तो ये कह सकते हैं कि, मतलब देखो ये कहने की बातें हैं, आप या तो ये बोल दो कि हमारा इंटरफेस जो होता है वो दो एम फेज के बीच में आता है, और वो आएगा भी, क्यों, क्योंकि जब इंटरफेस कंप्लीट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एम फेज आएगा। ओके, सो आप ये भी कह सकते हैं कि फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। अच्छा, यहां से मान लो एम फेज खत्म हुआ, शुरू हुआ, फिर से एम फेज चालू हो गया, तो बात वही हो जाती है। नाउ सेल ग्रो करता है इस केस में, या इस फेज में सेल ग्रो करता है किसमें, साइज में, और प्रिपेयर करता है खुद को किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन के लिए। इंटरफेज, इट इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल। सीधा सीधा सवाल आता है, बच्चे एग्जाम में सोचते हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट आप लोगों का एम है, ठीक है, सो बच्चों को ना सोचते हैं कि यार सवाल हम लोगों से कहां से पूछ लिया, हम लोगों को तो ऐसा बताया नहीं था। हर एक चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, हर एक चीज आप लोगों को बताई जाती है, लेकिन हम लोगों का वहां पे ध्यान नहीं रहता। सो इंटरफेस जो है हमारा, इट इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल, इट इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन जो है हमारा ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, ये कौन ऑक्यूपाई करता है, इंटरफेस ऑक्यूपाई करता है। इंटरफेस ऑक्यूपाइज, या कह सकते हैं इंटरफेस जो होता है उसको होने में, अगर मान लो किसी सेल का ड्यूरेशन 1 घंटे का है, तो 1 घंटे का है तो 55 मिनट्स के आसपास जो है इंटरफेस में चले जाएंगे, 56 भी चले जाएंगे, कभी कभी 58 भी चले जाते हैं, ठीक है। बाकी 2-3 मिनट के अंदर क्या होता है, सेल हमारा डिवाइड करता है, या न्यूक्लियस और सेल हमारा डिवाइड करता है। सो इट टेक्स मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ओके, नाउ चेंजेस जो होते हैं दे आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसलिए इसके जो चेंजेस होते हैं माइक्रोस्कोप में हम लोगों को नहीं दिखते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। जैसे अभी हम लोग ना एम फेज पढ़ेंगे, तो वहां पे आप लोगों को दिखाई देगा कि क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है, ठीक है, एंड क्रोमोसोम्स सेंटर में अलाइन हो रहे हैं, और सेंट्रियोल्स हमारे मूव कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। लेकिन इंटरफेस के साथ दिक्कत क्या है कि इसके चेंजेस जो हैं इतने क्लियरली माइक्रोस्कोप में नहीं दिखते हैं, एंड सेल लगता है कि वो रेस्टिंग फेज में है, लगता है, शब्दों पे जरा गौर मतलब फरमाइएगा, सेल लगता है कि वो रेस्टिंग फेज में है, बट होता वो सुपर एक्टिव है, या होता सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो इस वजह से इसको रेस्टिंग फेज भी कह देते हैं। अब बच्चे ना यहां पे भी कंफ्यूजन होकर के गलत कर देते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने बोला था कि यार इंटरफेस जो है मोस्ट एक्टिव फेज है, अब बच्चों को ये याद रहता है कि यार वो एक्टिव फेज है, ठीक है। अब रेस्टिंग फेज में उनको लगता है कि, यानी कि उस केस में सेल के अंदर कुछ ज्यादा चीजें हो नहीं रही है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछते हैं ना कि रेस्टिंग फेज कौन सा होता है, तो बच्चे वहां पे मार्क कर देते हैं एम फेज, और आंसर हो जाता है गलत। इंटरफेस को रेस्टिंग फेज बोलने का रीजन जो है वो कुछ और है, ठीक है। रीजन ये नहीं है कि वो इनएक्टिव है, रीजन ये है कि उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो इतना विजिबल नहीं होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ऐसा लगता है कि हमारा सेल एकदम रेस्ट पे है। एक्टिव हालांकि वो होता है, बट चेंजेस इतने विजिबल नहीं होते माइक्रोस्कोप के अंदर, इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया, रेस्टिंग फेज भी बोल दिया। अब अगर हम इंटरफेस की बात करें तो यहां पे आप लोगों को 3 फेज देखने को मिलेंगे, G1 फेज, ठीक है, उसके बाद S फेज और G2 फेज, या आप कह सकते हैं गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज और गैप 2 फेज। ये 3 फेज हम लोगों को देखने को मिलते हैं किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। अभी मैं बात नहीं कर रहा किसके बारे में, अभी मैं क्या कहते हैं एम फेज के बारे में बात नहीं कर रहा। सो अगर आप लोगों को इसका जरा एक वो देखना है, मतलब बेसिकली क्लासिफिकेशन देखना है, तो क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले हमने क्या बोला कि भैया देखो सेल साइकिल है, ठीक है, सेल साइकिल के अंदर आप लोगों के 2 फेज है, कौन कौन से, एक है हमारा इंटरफेस, ओके, इंटरफेस, और दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा है हमारा एम फेज, दूसरा है हमारा एम फेज। अच्छा जी, इंटरफेस को या कह सकते हैं इंटरफेस के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, G1 फेज या गैप 1 फेज, फिर यहां पे हमारा आता है एस फेज, ठीक है, और फिर उसके अंदर आता है हमारा, उसके बाद आता है सॉरी G2 फेज, यहां पे आ गया हमारा G2 फेज। अभी एम फेज का क्लासिफिकेशन नहीं किया मैंने,
ठीक है, साथ में कर दूंगा, लेकिन अभी एम फेज का क्लासिफिकेशन नहीं किया क्योंकि एम फेज के अंदर 2 फेज आते हैं हमारे, ठीक है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, अलग से बताऊंगा, पहले इंटरफेस खत्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आते हैं वापस से यहाँ पे अपनी स्लाइड के ऊपर। चलो जी, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद G1 फेज और प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट गैप फेज। अब इसको ये क्यों बोला गया है प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कुछ समय पहले कि यहां पे आप लोगों को दिख रहा है एस फेज। ये जो एस फेज होता है ना हमारा इंटरफेस का, इस एस फेज के अंदर डीएनए की कॉपी बनती है, या आप कह सकते हैं इस एस फेज के अंदर ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एंड क्योंकि G1 फेज इस फेज से पहले आ रहा है, ठीक है, G1 फेज हमारा इससे पहले आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन से जस्ट पहले वाला फेज। अच्छा, नाउ इट इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, या आप कह सकते हैं इट इज इंटरवल बिटवीन एम फेज, ठीक है, एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये रहा यहां पे एम फेज और यहां पे हमारा एस फेज है, इस फेज के अंदर हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है दैट इज हमारा G1 फेज, इट इज हमारा G1 फेज। ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन यहां पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है, और सिंथेसाइज करता है डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। इंपॉर्टेंट है, ये बातें आप लोगों से पूछी जाती है कि ये बताइए कि G1 फेज में क्या होता है, ठीक है, आप लोगों से पूछा जाता है कि एस फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है। तो G1 फेज में आप लोगों की ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन हो रहा है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की कॉपी बन रही है, राइबोसोम्स की बन रही है, अगर बननी है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बन रही है, गोल्गी एप्पैरेटस की बन रही है, तो सारी की सारी हमारी ऑर्गेनेलीज जो हैं उसकी कॉपी बन रही है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आरएनए भी बन रहा है एंड प्रोटीन्स भी बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, बात याद रखनी है, क्योंकि यहां से सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हैं, सीबीएसई की कर रहे हैं, एंड अगर आप नीट की प्रिपरेशन करें तो सीबीएसई तो अपने आप ही हो ही जाएगा, बहुत आसान आता है सीबीएसई। तो नेक्स्ट फेज पे चलते हैं हमारा, दैट इज एस फेज। एस फेज जो होता है हमारा, उसको हम कहते हैं डीएनए सिंथेसिस फेज। इस फेज के अंदर डीएनए बनता है, ठीक है, तो यहां पे रेप्लिकेशन होता है किसका, डीएनए का, ओके। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको बच्चे हमारे आधे समझ नहीं पाते हैं, और ना आप लोगों को ना एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। अब बच्चे हमारे परेशान हो गए इस चीज को देख के कि भाई यार ये क्या बात है, ये समझ नहीं आ रही है, सर्च करते हैं, आधे बच्चे तो रट्टा मार लेते हैं, और ये सच्चाई है, ठीक है, टीचर भी जो है अच्छे तरीके से समझाते नहीं है और ये भी सच्चाई है, ओके। बट हम आपको बताते हैं, नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, जब एस फेज आता है हमारा, एस फेज में कभी भी क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता है। एस फेज में हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है बट कभी भी क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता है। एंड यहां पे लिखा है सेंट्रियोल जो है डुप्लीकेट्स। सेंट्रियोल क्या है क्या नहीं है उसके बारे में भी थोड़ी बात मैं करूंगा आप लोगों से, जस्ट पहले उससे पहले मैं आप लोगों को ये जो अमाउंट ऑफ डीएनए वाला है और क्रोमोसोम नंबर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बता देता हूं। देखो आप लोग इस इमेज में भी देख सकते हैं वैसे तो, ठीक है, बट अगर यहां पे नहीं देखना तो ऊपर भी देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, हमारा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम 1 का पेयर है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट पेयर। हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। जब एक सेल डिवाइड नहीं कर, मतलब देखो अभी ये क्या है कि सेल ने जस्ट मान लो कि डिवाइड किया है, ये सेल हमारा मान लेते हैं अभी G1 फेज में है, तो G1 फेज के अंदर सेल के अंदर इस तरीके से हमारे क्रोमोसोम पड़े होते हैं, ओके। अब जब ये सेल डिवाइड करने वाला है, यानी कि जब ये सेल एस फेज में जा रहा है या एस फेज के अंदर जब एंटर करता है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक क्रोमैटिड और ऐड हो जाता है, एक क्रोमैटिड और ऐड हो गया, ठीक है, एक क्रोमैटिड और ऐड हो गया। अब ये जो क्रोमैटिड बना है ये इस वाले की क्या है, ये इस वाले की कॉपी है। अरे हाँ कि ना भैया बताओ तो जरा, ये जो नया क्रोमैटिड बना है इस वाले की क्या है, कॉपी है, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे, पहली बात तो ये कॉपी है, दूसरी बात इसको हम काउंट क्या करेंगे, है तो एक ही क्रोमोसोम, ऐसा तो है नहीं कि इस तरीके से कॉपी बनी है कि भाई पहले ऐसे थे, मतलब पहले 2 थे तो हम लोगों ने 4 बना दिए। मैं यहां पे दिखा देता हूं, ऐसा तो हम लोगों ने करा नहीं है कि पहले 2 थे तो अब हम लोगों ने क्या कर दिया, अब हम लोगों ने 4 कर दिए, ठीक है, ऐसे दिखा दिए, ऐसे तो करा नहीं है मैंने उसी के साथ, इसी क्रोमोसोम के साथ क्या कर दिया, एक उसका क्रोमैटिड और बना दिया है। तो ये तो हो नहीं रहा, ये तो नहीं हो रहा,
तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो यहां पे सेम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो यहां पे क्या है, सेम है, लेकिन बाबा जी यहां पे क्या हुआ है, यहां पे इसकी एक कॉपी बनी है, इसका एक और एक्स्ट्रा कॉपी बना है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए यहां पे क्या हो जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए यहां पे हो जाता है क्या, डबल। डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पे क्या रहता है, सेम रहता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। ये बात आप लोगों को याद रखना है, एंड ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक बारी में समझ गए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बस इतना ही कहूंगा कि कुछ नहीं हुआ है, अगर हमारा अलग से क्रोमोसोम बनता तो वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 हो जाते, लेकिन हमारा जो नया क्रोमैटिड बन रहा है, या नया जो ये बना है सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए क्रोमोसोम नंबर तो यहाँ पे एक ही होगा। ठीक है, ये एक ही क्रोमोसोम है और ये एक ही क्रोमोसोम है। अब ये क्या है, इसकी कॉपी बनना है, या कह सकते हो ये जो नया वाला बना है इसकी कॉपी है। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉपी होते हैं, तो उसको हम कहते हैं, एक क्रोमोसोम के जो तो दो क्रोमैटिड्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है, ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, क्यों, क्योंकि एक दूसरे की कॉपी है। ठीक है, क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि एक दूसरे की कॉपी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस वाले डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से चीजें आप लोगों के लिए क्लियर हैं। अब यहां पे लिखा है सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहा। साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है, दैट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, सेंट्रियोल के बारे में थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं, तो सेंट्रियोल हमारी ऑर्गेनेली जो है, इसका जो मेन फंक्शन है वो काम आता है कब, ये सेंट्रियोल जो है हमारा, ये मेनली काम आती है कब, सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान। ठीक है, ये मेनली काम आती है कब, सेल डिवीजन के दौरान। इसमें आप लोगों को दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो एक दूसरे के ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होते हैं। यहां पे भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंड इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। हमारे सेंट्रियोल जो होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं किसके, ईच अदर। ठीक है, तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना डिग्री का एंगल होता है परपेंडिकुलर, एक मिनट, टू ईच अदर। अब इसके ऊपर भी हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताइए कि हमारे जो सेंट्रोजोम्स होते हैं, या सेंट्रियोल कह लीजिए। ठीक है, अभी ये पहली बात तो सेंट्रियोल है, सेंट्रोजोम क्या होता है वो बता दूंगा। ठीक है, सेंट्रियोल के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, तो आप सिंपल सी बात क्या बोलेंगे, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है जी, अब एक और बात, ये सेंट्रियोल का काम क्या है, ये सेंट्रियोल बनाते हैं स्पिंडल फाइबर। ये बनाते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर आर नथिंग, आप कह सकते हैं, सिंपल सी बात ये कह सकते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है, और ये हमारे क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, या न्यूक्लियस को डिवाइड करने में हेल्प करता है। स्पिंडल फाइबर क्या है, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और ये किस में हेल्प करते हैं बाबा, ये बेसिकली हमारे न्यूक्लियस को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। ये न्यूक्लियस को क्या करने में, डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है जी, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, सेल के अंदर जो सेंट्रियोल होते हैं, इसके अराउंड ना प्रोटीन के कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस। इसके अराउंड ऐसे एमॉर्फस प्रोटीन के सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस। ठीक है, ये ऐसे सराउंडेड होता है। ठीक है, एक मिनट रुको, बना ही देते हैं। ठीक है, कोई जल्दबाजी है नहीं, अच्छे तरीके से समझना है। एंड अगर थक जाओ पढ़ते पढ़ते तो ये सोच लेना, क्या कहते हैं कि मतलब कुछ अच्छी चीज हो रही है और कहीं पे प्रोडक्टिविटी क्या कहते हैं आप लोगों की बढ़ रही है, अच्छी जगह टाइम दे रहे हो। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो 5 मिनट का ब्रेक लेकर के फिर से पढ़ना है। ठीक है, पता चला ये कर दो कि हाँ भाई ठीक है कल पढ़ लेंगे, इतना बड़ा लेक्चर है नहीं, छोटे बच्चे हो नहीं तुम कि कहीं पता चला आधे घंटे देख के 5 मिनट देख के लगो कि थक गए हो, अब तो नहीं हो पाएगा, कैसे करें। ठीक है, थोड़ा कम।
बहुत टाइम होता है हमारे पास, खेलने कूदने में वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, आजकल तो वैसे खेलना कूदना भी नहीं हो रहा, मतलब बच्चे आजकल के जो है हमारे काफ़ी चैटिंग वैटिंग में बिजी रहते हैं, है ना। तो काफ़ी मतलब कन्याओं से बातें करनी होती हैं, कन्याओं को लड़कों से बातें करनी होती हैं, ठीक है। तो बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग करके रखिए, ठीक है, कंट्रोल करके रखिए। एंड मैसेज वगैरह आ जाएगा उनका, बाद में बात कर लेना, थोड़ा सा 5 मिनट बाद ब्रेक लेके फिर से पढ़ लेना। लेकिन अब जब ये सेंट्रियोल के अराउंड ये जो सब्सटेंस है, ये प्रोटीन सब्सटेंस होता है, इसको हम कहते हैं पेरीसेंट्रियोल सब्सटेंस, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है, या सेंट्रियोल विद इट्स पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस, पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल ऐसा कुछ खास अलग अलग चीजें नहीं है। जब सेंट्रियोल के अराउंड ये जो अमॉर्फस सब्सटेंस आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, प्रोटीन्स के छोटे छोटे मतलब कह सकते हैं पार्टिकल्स आके इकट्ठे हो जाते हैं तो इसी को हम क्या कह देते हैं, सेंट्रोसोम कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर। वो स्पिंडल फाइबर कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। मैंने आगे वीडियोस लगा रखी हैं, उन वीडियोस की हेल्प से बड़े तरीके से मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें दिखा दूंगा। वापस आते हैं, अब हम लोगों ने क्या बोला कि एस फेज में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, एंड सेंट्रियोल जो है हमारा, यानी कि उसकी यहाँ पे कॉपी हो रही है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए भैया कि सेंट्रियोल का डिवीजन किस फेज में होता है, एम फेज में, G1 में, एस फेज में या G2 फेज में। तो एम फेज में ही हमारा सेंट्रियोल भी क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, G2 फेज की अगर बात करें, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, यहाँ पे भी कुछ प्रोटीन्स बनती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे साइटोप्लाज्म का ग्रोथ भी होता है। स्पेशल मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर एम फेज आर सिंथेसाइज्ड इन G2 फेज, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बनती है ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या बनती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है हमारी, ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड, आगे ऐसे लिखा हुआ है मैंने, स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए काफी जरूरी होती है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए काफी जरूरी होती है। तो सेंट्रियोल हमारा स्पिंडल फाइबर बना दे, ठीक है, और अच्छे से बनाए, उसके लिए ये ट्यूबुलिन प्रोटीन को भी बनाया जाता है। इस ट्यूबुलिन प्रोटीन को यूज करके हमारा सेंट्रियोल क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। यहां पे लिखा है इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो सेंट्रियोल जो है इस ट्यूबुलिन प्रोटीन को यूज करके क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। ट्यूबुलिन क्योंकि ट्यूब लाइक है, बस इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो होता है ट्यूब की तरह होता है, इसलिए इसको ट्यूबुलिन प्रोटीन बोला गया है। कल को अगर आप लोगों से एग्जाम में कोई पूछता है कि ये बताइए कि स्पिंडल फाइबर किस प्रोटीन का बना है, तो यू शुड आंसर ट्यूबुलिन प्रोटीन। किसका बना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का स्पिंडल फाइबर हमारा बना है, इसका आपको आंसर करना है, ठीक है जी। हो गई बात क्लियर, कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट यहां पे आते हैं हम एम फेज पे। उम्मीद है आप लोगों को G1 फेज एंड एस फेज और G2 फेज क्लियर हो चुका है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। G1 फेज में हमारा क्या हो रहा था, सेल ऑर्गेनेलीज का डुप्लीकेशन हो रहा था, आरएनए और प्रोटीन्स बन रहे थे। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, और एस फेज में हमारा क्या हुआ है, और एस फेज के अंदर बेसिकली हमारा क्या कहते हैं, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ है। G2 फेज के अंदर प्रोटीन्स बनी है, ठीक है, एंड उस फेज के अंदर साइटोप्लाज्म की थोड़ी ग्रोथ भी हुई है, और साथ ही साथ हमारी ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए यूज होती है, वो भी वहां पे बनी है। अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब यहां पे हमारा आता है क्या, एम फेज। एम फेज की बात करें तो एम फेज के अंदर हम लोगों को थोड़े डिविजन्स देखने को मिलते हैं, तो वो डिविजन्स क्या है वो देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा इधर करता हूं। अच्छा जी, एम फेज की अगर मैं बात करूं, थोड़ा इसको रेस कर दें, बस इतना काफी है, ठीक है जी। एम फेज की अगर बात करें तो यहां पे आप लोगों को दो फेज देखने को मिलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की अगर बात करें हम लोग, तो कैरियोकाइनेसिस मैंने आप लोगों को बताया था डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एम फेज के अंदर हम लोगों को दो चीजें देखने को मिलती है, एक तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। अब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे हम लोगों को फर्दर स्टेजेस देखने को मिलती हैं कुछ, कौन कौन सी, एक होती है हमारी
पेन आ जाओ, ओ सॉरी इरेजर, हाँ। एक होता है हमारा प्रोफेस, ठीक है, एक होता है हमारा क्या, प्रोफेस, फिर होता है हमारा मेटाफेस, एंड फिर होता है हमारा क्या, एनाफेस, ओके, एंड लास्ट इज टीलोफेस। टीलोफेस मियोसिस में कौन सी होती है वो आगे मैं दिखा दूंगा, अभी उसको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा इस तरीके का क्लासिफिकेशन है, सेल साइकिल, इंटरफेस, एम फेस। इंटरफेस के अंदर गैप 1, एस फेस और गैप 2 फेस। एम फेस के अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे हमारा प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। साइटोकाइनेसिस की कोई ऐसी स्टेजेस होती नहीं है, ठीक है। यही हमारा स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है ऑफ सेल साइकिल। यही सारे के सारे इवेंट्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद एम फेस। एम फेस के बारे में जैसे हम लोगों ने बोला था कि यार ये ना सबसे कम ड्यूरेशन ऑक्यूपाई करता है, एंड हम लोगों ने आगे, एक मिनट को यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यहाँ पे नहीं कर रखा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मेंशन कर रखा है आप लोगों के सामने, ये देखो, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल डिवाइड करता है किसके अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे के अंदर। एक यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो 24 घंटे के अंदर डिवाइड करता है, और इस 24 घंटे के अंदर, ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ टाइम होगा वो कौन लेगा, हमारा इंटरफेस लेगा। यानी कि 24 घंटे में से मान लो कि 22 या 23 घंटे इंटरफेस ले लेगा, बाकी का टाइम एमफेस लेगा। यहाँ पे देखिए, यीस्ट सेल जो होता है उसको 90 मिनट लगते हैं डिवाइड होने में, और उसमें से हमारा 95% के आसपास टाइम कौन लेता है, इंटरफेस, बाकी का एमफेस, ठीक है। सेल्स जो होते हैं अडल्ट मैमल्स स्पेंड करते हैं अबाउट 20 आवर्स, देखो, इंटरफेस के अंदर 90% ऑफ टोटल टाइम, ठीक है। तो मैमल्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली अगर 24 घंटे का टाइम है तो 20 घंटे तो इंटरफेस में चले जाते हैं, वही अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 95 के आसपास, ठीक है। सो इतना टाइम लगता है इंटरफेस में, ओके जी। अब आप लोगों को लेकर के आते हैं हम एमफेस पे। पहले एमफेस का माइटोसिस करवा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को मियोसिस करवा देता हूँ, फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस जानने के लिए भी बहुत सारे बच्चे उतावले होंगे, तो फिर उन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं सबसे पहले हम लोग किसके ऊपर, माइटोसिस पे, ठीक है, और वी कैन से एमफेस पे। माइटोसिस के बारे में थोड़ी बहुत बातें करनी है, और वो बातें जरूरी भी हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए। माइटोसिस की अगर मैं बात करूं तो माइटोसिस को हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारा इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। या माइटोसिस को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। अब ये कहने का रीजन है, इस कहने का रीजन क्या है, मतलब इसका ऐसा नाम क्यों रखा गया है, आप किसी भी नाम से इसको याद रख सकते हैं। इसको कहने का रीजन ये है कि भैया देखो, जो हमारा माइटोसिस होता है उस दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, इन सेल वो क्या रहते हैं, वो रहते हैं रिमेन कांस्टेंट या रिमेन सेम। यानी कि अगर किसी सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, और वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर रहा है, तो उसके अंदर आफ्टर डिवीजन भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम ही होंगे। आप बोलोगे भैया इसमें नया क्या है, लॉजिकली तो ऐसा होना चाहिए था, तो उसमें ऐसा कुछ नया क्या है, आप इतना डिटेल में मतलब इसके बारे में ऐसा क्यों फोकस करो इस चीज के ऊपर, क्योंकि हमारा एक डिवीजन होता है दैट इज मियोसिस। मियोसिस की अगर हम बात करें तो मियोसिस के अंदर जो डिविजन्स होती हैं, ठीक है, तो उसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर 46 हैं किसी का, अगर मतलब जितना भी है उसका कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं होता, माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। बाकी माइटोसिस की क्या बेसिकली वो है, मतलब इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शंस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, वो आप लोगों को आगे पता लग जाएगा। पहले समझ लेते हैं कि माइटोसिस होता कैसे है, ठीक है, बाकी आप लोगों को आगे पता लग जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद माइटोसिस, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है किसके बारे में, प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस होता है, कुछ गलत तो नहीं बोला यहाँ पे हमने, ठीक है जी, सही बात है। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्या है, ये कैरियोकाइनेसिस है। अब यहाँ पे क्या बात बोली गई है, यहाँ पे बोला गया इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। अब कंडेंसेशन से क्या मतलब है, आप लोगों को एक वीडियो मैंने दिखाई थी, अगेन द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, वहां पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमारा जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्रोमैटिन इज नथिंग बट अ थ्रेड, किसका, ऑफ डीएनए, ठीक है, एंड प्रोटीन्स। तो डीएनए और प्रोटीन्स का बना हुआ है। अच्छा, अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है,
ये इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है इस तरीके से स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये क्या बनाता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारा क्रोमैटिन, जब थ्रेड वाला एक स्ट्रक्चर हमारा क्रोमैटिन क्रोमोसोम में चेंज होता है, क्रोमोसोम में चेंज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। अब एक और बात याद रखना, क्रोमोसोम्स आप लोगों को बस, या कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एम फेज के दौरान ही देखने को मिलेंगे, एम फेज के दौरान ही देखने को मिलेंगे। इंटरफेस में आप लोगों को कभी क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेंगे। जब अगर कोई सेल डिवाइड करने वाला है या कर रहा है तो उसी के अंदर हमारे क्रोमोसोम बनेंगे, वरना हमारा जो डीएनए होता है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में ही सेल में पड़ा रहता है। अच्छा, क्रोमोसोम बनाने का भैया क्या रीजन है, मतलब क्रोमैटिन को भी तो अलग अलग किया जा सकता था। अभी आप लोगों को पता लगेगा कि जब क्रोमोसोम बनते हैं ना तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वल डिवीजन होता है किसका, हमारे बेसिकली डीएनए का। तो हमारे डीएनए का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो दोनों सेल्स में, ठीक है, इस वजह से, ठीक है, क्या बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसका, ऑफ डीएनए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो गया, हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, होश में रहना, थोड़ा ऐसा मत कर देना कि हाँ भाई अब थक गए हैं, अभी बस शुरुआत हुई है। ठीक है, मतलब ये भी नहीं शुरुआत हुई है, अभी 40% कवर हो चुका है, इसके बाद बस मियोसिस खत्म। अब क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड, यानी कि जो हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, मटेरियल यानी कि क्रोमैटिन की जो बात कर रहे हैं, वो उलझा हुआ होता है। देखो कैसे उलझा हुआ पड़ा है, ठीक है, ये उलझा हुआ क्रोमैटिन पड़ा है, ये कैसा हो जाता है, एकदम सीधे सीधे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, एकदम सीधे सीधे ये हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें प्रोफेस की, तो इस फेस में सेंट्रियोल जो होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा डिवाइड करा था एस फेज के दौरान, ठीक है, वो भी क्या करने लग जाता है, नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। कहां चलना चालू कर देता है, अपोजिट पोल्स पे आने लग जाता है। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, ये सेंट्रियोल है, येलो कलर का आप लोगों को दिख रहा है, ये धीरे धीरे करके किस तरफ, पोल्स की तरफ आना शुरू कर देता है, पोल्स की तरफ आना शुरू कर देता है, अपोजिट पोल्स की तरफ आना शुरू कर देते हैं। जहां पे भी होते हैं उसके अपोजिट पोल्स पे आना चालू कर देते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने प्रोफेस में सिर्फ दो मेन पॉइंट्स पढ़े हैं, क्या, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, यानी कि क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनना चालू हो जाता है। दूसरा, जो हमारे सेंट्रियोल हैं वो अपोजिट पोल्स पे आना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ दो पॉइंट्स पढ़े हम लोगों ने, दैट्स इट। नेक्स्ट अगर हम यहां पे देखेंगे तो प्रोफेस, अगर हम बात करें, ठीक है, प्रोफेस की कंप्लीशन कैसे होती है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस करता है और कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम यहां पे देखने को मिलते हैं। लेकिन ये एक मिनट रुको, एक चीज मेरे को बतानी है, ठीक है, वीडियोस है ना हमारा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो यहां पे क्या बोला गया है कि क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस और आपको माइटोटिक क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोफेस जब कंप्लीट होता है या जब होने वाला होता है तो ऑलमोस्ट आप लोगों को कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स यानी कि क्रोमैटिन मटेरियल से क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। सो इस तरीके से क्रोमोसोम दिखते हैं आप लोगों को, ये रहे इसके दो क्रोमैटिड्स, ऐसे आप लोगों को दिखते हैं, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सेंट्रोमियर, दिस इज व्हाट, दिस इज सेंट्रोमियर। ठीक है, हमारा क्या है, सेंट्रोमियर है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, ये हम लोगों ने पॉइंट पहले कवर कर लिया, इस पॉइंट को फिर से कवर करने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट मैं ऊपर बता चुका हूं। ठीक है, आगे आते हैं। ईच सेंट्रोमियर, या सॉरी सेंट्रोमियर नहीं, सेंट्रोसोम, या आप कह सकते हैं सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल भी कह सकते हैं, इट्स फाइन। ईच सेंट्रियोल ये क्या बनाता है, ये रेडिएट करता है आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि इसको हम कहते हैं एस्टर्स, एस्टर्स भी नहीं कहना, कोई दिक्कत नहीं है, स्पिंडल फाइबर कह लो। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, वो प्रेजेंट है बेसिकली, क्या कहते हैं, सेंट्रियोल, इसके अंदर से निकलती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, वो एक्ट करती हैं किसकी तरह, स्पिंडल अपैरेटस की तरह, या वही बनाती हैं क्या, स्पिंडल अपैरेटस, वही क्या बनाती है, स्पिंडल अपैरेटस, वही क्या बनाती है, स्पिंडल अपैरेटस। सो यहाँ पे क्या बोला, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं कि सेंट्रियोल जो होता है बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स कुछ भी नहीं है, माइक्रो और ट्यूब्यूल, पतली पतली बहुत छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, या कह सकते हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जिसको हम एस्टर्स भी बोलते हैं, एंड दीज एक्टर्स, सॉरी एक्टर्स कह रहा हूँ,
एस्टर्स जो होते हैं दे फॉर्म स्पिंडल अपैरेटस। तो ये जो पतली पतली ट्यूब्स निकल रही हैं इसी को हम क्या बोल देते हैं, एस्टर्स बोल देते हैं। एंड ये एस्टर्स क्या बनाते हैं, या ये एस्टर्स एक्ट करते हैं किसकी तरह, स्पिंडल अपैरेटस की तरह। यही इन्हीं से बनता है, इन्हीं एस्टर्स से क्या बनता है, हमारा स्पिंडल अपैरेटस बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने एस्टर वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया गया था एक बारी कि जो हमारा सेंट्रियल होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, एस्टर्स कहते हैं। एंड वही एस्टर्स जो होते हैं स्पिंडल अपैरेटस की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, सेल्स डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। तो सेल के अंदर, ठीक है, प्रोफेज के कंप्लीशन होने तक या होने के समय जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो गायब होना चालू हो जाती है, गोल्जी अपैरेटस डिसअपियर होना चालू हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर होना चालू हो जाता है। तो ये सारी चीजें डिसअपियर होना चालू हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे वीडियोस लगा रखी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं, ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाती हैं। ये देखो, ये अपने क्रोमोसोम बन चुके हैं। ठीक है, या तो इस वाली में देख लो, ये देखो यहाँ पे भी आप लोगों को अभी रुको, प्ले होगी स्टार्टिंग से। सो देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, किसमें कंडेंस हो रहा है, क्रोमोसोम में कंडेंस हो रहा है। तो क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को बनते दिख रहे हैं, एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, किसमें कंडेंस हो रहा है, क्रोमोसोम में कंडेंस हो रहा है। ये सारी चीजें होती हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है, वो डिसअपियर हो जाती हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, ये हमारा थ्रेड से क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है किसके अंदर, प्रोफेज के अंदर। अब जब मेटाफेज शुरू होता है, बाय द स्टार्ट ऑफ मेटाफेज, या जब हमारा कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है किसका, न्यूक्लियर एनवेलप का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब होना शुरू हो जाती है। तो जब कंप्लीट गायब हो जाती है तो उसके बाद का जो फेज होता है, उसके बाद का जो पीरियड होता है, उसको हमने नाम दे दिया है मेटाफेज। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी गायब हो गई, हम लोगों ने क्या बोल दिया, अब चालू हो गया है मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज जो होता है, यहां पे इस दौरान क्रोमोसोम्स अच्छे तरीके से, मतलब मेटाफेज के टाइम पे क्रोमोसोम एकदम परफेक्टली कंडेंस होते हैं, परफेक्टली, ठीक है, एकदम परफेक्टली, मतलब इससे ज्यादा कंडेंस वो नहीं हो सकते हैं। तो हम लोगों से कभी कभी पूछा जाता है कि बेस्ट स्टेज कौन सी है, बेस्ट स्टेज कौन सी है टू स्टडी क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स का शेप वगैरह, साइज वगैरह स्टडी करने के लिए बेस्ट स्टेज कौन सी होती है ऑफ सेल साइकिल, तो इट इज मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं, एकदम बढ़िया बने होते हैं, इससे ज्यादा और वो बन ही नहीं सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा और कॉम्पैक्ट हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, यहां पे देखो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड, स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मींस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। यहां पे आप क्रोमोसोम को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब मेटाफेज के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ दो सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी कि ये अपना क्रोमोसोम है, एक क्रोमैटिड और दूसरा क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड्स का बना हुआ है। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किसके ऊपर, सेंट्रोमियर की सरफेस के ऊपर। दिस इज सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की सरफेस पे ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं दो। अगर आप चाहते हैं तो उसको मैं और अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। मान लो सेंट्रोमियर है, यहां पे हम लोगों ने दो क्रोमैटिड शो कर दिए। अब सेंट्रोमियर की सरफेस पे क्या होता है, सेंट्रोमियर की सरफेस पे आप लोगों को ऐसे दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। इसको अगर आप चाहें तो व्हाइट से भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। ये लो, ये जो यहाँ पे आप लोगों को दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। असल में काइनेटोकोर वो पॉइंट है जहां से स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच करता है, स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच करता है, आकर के क्या करता है, अटैच करता है। काइनेटोकोर वो पॉइंट है जहां पे स्पिंडल फाइबर आकर के क्या करता है, अटैच करता है। ठीक है, अब इट इज साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। सो यहां पे आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, ये देखो, एक मिनट रुको, उसको जरा मैं वो भी कर दूंगा, क्रोमोसोम भी दिखाया जाएगा। ये देखो, ये आप लोगों को सामने एक क्रोमोसोम दिख रहा है, बीच वाला पोर्शन आप लोगों को यहाँ पे सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के बगल में यहाँ पे आपको दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। दिस डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो होता है अपना, ये क्या कहलाता है, दिस इज काइनेटोकोर, और यहां से आकर के हमारे स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं। ठीक है,
अब इस केस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स लाई करते हैं एट इक्वेटर। इस फेज के दौरान हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बोथ क्रोमैटिड्स जो होते हैं ऑफ क्रोमोसोम आर कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट जो होता है क्रोमोसोम का एट मेटाफेज, उसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। हमने क्या कहा था कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, मतलब ऐसे रैंडमली पड़े हुए हैं, लेकिन इस फेज के दौरान क्या होता है, हमारे सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं आप देख सकते हैं वो सेंटर में आकर के अरेंज कर जाते हैं और एक प्लेट की तरह, एक प्लेट की फॉर्म में एक स्ट्रेट प्लेट बना देते हैं, एंड दिस स्ट्रेट प्लेट इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। ये एक सेंटर इक्वेटर में आके सारे के सारे अरेंज कर जाते हैं, और इसके अरेंजमेंट में कौन हेल्प करता है, इसके अरेंजमेंट में हेल्प करता है हमारा बेसिकली स्पिंडल अपैरेटस, ठीक है। सो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा सेंट्रोमियर है, यहाँ पे हमारा सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा बेसिकली काइनेटोकोर है, ठीक है। सो दोनों तरफ ही सेंट्रियोल होते हैं, तो एक यहाँ से फाइबर आता है, एक यहाँ से फाइबर आता है, दोनों तरफ से जुड़ जाते हैं, और ये सारे के सारे हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको एकदम सेंटर में अरेंज कर जाते हैं। और जो सेंटर में अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, मेटाफेज के दौरान, तो एक इक्वेटर पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। पहले क्या हुआ, क्रोमोसोम परफेक्टली कंडेंस हो गए, इस स्टेज पे न्यूक्लियर भी एनवेलप भी पूरा का पूरा डिसअपियर कर चुका था। सेंट्रियोल्स ने स्पिंडल अपैरेटस बनाना चालू करा, वो स्पिंडल अपैरेटस आकर के हमारा जुड़ गया क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, और जो रैंडमली क्रोमोसोम हमारे साइटोप्लाज्म में फैले हुए थे वो सारे के सारे कहां पे आके जुड़ गए, कहां पे आके, मेटाफेज प्लेट पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्रोमोसोम मूव करते हैं अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट इस फेज के दौरान, किस फेज के दौरान, एनाफेज के दौरान। सेंट्रोमियर रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोल, ठीक है, और लीडिंग एज जो होता है विद द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स बिहाइंड। अब हमारे क्रोमोसोम्स कैसे अरेंज थे, मान लो कि चलो इसमें ऐसा दिखा रखा है, ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा क्रोमोसोम जो था वो कैसे अरेंज था, एक क्रोमैटिड इधर, एक क्रोमैटिड इधर, या इसको ऐसे दिखा, ऐसे ड्रॉ करना मेरे लिए आसान रहेगा, ये क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड है। अब इनसे जुड़ा यहाँ पे स्पिंडल अपैरेटस। स्पिंडल अपैरेटस काइनेटोकोर को खींचता है और दोनों तरफ से खींचेगा। स्पिंडल अपैरेटस काइनेटोकोर को खींचता है, तो बीच में से क्या होता है, बीच में से यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बीच में से सेंट्रोमियर जो होता है, सेंट्रोमियर जो होता है वो क्या करता है, सेपरेट करता है। बीच में से सेंट्रोमियर सेपरेट करता है तो उसका आधा पोर्शन इधर। अब जाहिर सी बात है कि आप, बहुत ही सिंपल सी बात है यार, देखो बहुत ही आसान सी लॉजिक है। सेंट्रोमियर पे मान लो आप लोगों ने धागा बांध रखा है, और धागा बांध के इसको खींचोगे इस तरफ, तो खींचोगे तो आगे की तरफ तो हैवी वाला पोर्शन होगा, या खींचोगे तो इस तरफ सेंट्रोमियर होगा, और इसकी तरफ पीछे की तरफ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, पीछे की तरफ प्रेजेंट होंगे उसके क्रोमैटिड्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर इधर से खींचोगे तो आगे की तरफ तो सेंट्रोमियर होगा, और पीछे की तरफ क्या होंगे, पीछे की तरफ इसके क्रोमैटिड्स होंगे। तो बहुत ही लॉजिकल है। तो बात भी यहाँ पे इन्होंने ये लिखी है कि सेंट्रोमियर जो होता है कहाँ पे होता है, पोल्स की तरफ होता है, ठीक है, और उसके पीछे जो होते हैं आर्म्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। सेंट्रोमियर कहाँ पे होता है, पोल्स की तरफ होता है, और उसके पीछे क्या होता है, आर्म्स होते हैं। तो एनाफेज के दौरान क्या होता है, सेंट्रोमियर का सेपरेशन होता है, सेंट्रोमियर का क्या होता है, सेपरेशन होता है। एक और बात यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है, लेकिन इसके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, डबल है, ठीक है, इसके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, डबल है। जब ये सेपरेट हो रहे हैं तो अब हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए भी कैसा हो गया है, नॉर्मल हो गया है, ठीक है। ये देखो, ये इधर गया, ये इधर गया, तो अब अमाउंट ऑफ डीएनए भी कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया है। तो एनाफेज जो होता है वो रीस्टोर कर देता है किसको, अमाउंट ऑफ डीएनए को भी। ये खास बात होती है सेल डिवीजन की, एक एक चीजों को बराबर नाप के चलता है और एक एक चीजों को वापस से रिस्टोर कर देता है। तो वापस इसने क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया अमाउंट ऑफ डीएनए। अब ये हमारे जो बेसिकली सेल्स वगैरह हैं पोल्स पे जा चुके हैं। सो देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं बिकम्स डबल इन सेल। अच्छा एक और बात, इस स्टेज पे हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए तो रिस्टोर हो चुका है, लेकिन क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिड्स जो है सेपरेट कर चुके हैं। तो इस स्टेज पे क्योंकि भी सेल डिवाइड नहीं हुआ है, तो इस स्टेज पे आप लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहे हैं, 8 क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स कितने थे, यहाँ पे क्रोमोसोम्स थे कितने, 4 थे। ये आपस में से जुड़े हुए थे ना भैया, ये आपस में से जुड़े हुए थे। अब इसको बीच में से ब्रेक कर दिया गया है, तो एक उधर चला गया क्रोमैटिड और एक इधर चला गया।
या एक क्रोमोसोम उधर चला गया, एक इधर चला गया। तो इस केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं, अगर पहले 4 थे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब कितने हो गए, 8 हो गए हैं। तो अब ये ना बहुत नोटिस करने वाली चीजें हैं, आप लोगों को कोई बताएगा नहीं, ठीक है। हम लोगों से कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं माइटोसिस के अंदर वो डबल हो जाते हैं। सोचो, ना कम हो रहे हैं, ठीक है, ना आधे, मतलब ना सेम है ना आधे हो रहे हैं, बल्कि क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो एनाफेज के अंदर, और क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा बीच में से, तो एक साल ऊपर बन जाएगा, एक साल नीचे बन जाएगा, तो क्रोमोसोम का नंबर भी वापस से सेम ही हो जाएगा, जो पहले था 4 फिर से 4 हो जाएंगे। बट अभी एनाफेज के दौरान क्योंकि हमारे क्रोमोसोम्स का सेल का डिवीजन नहीं हुआ अच्छे पूरा तरीके से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने, 8 हैं। ओके, डॉटर क्रोमोसोम्स कहाँ पे चले गए हैं, अपोजिट एंड्स पे चले गए हैं। स्पिंडल फाइबर हमारा छोटा हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इस वीडियो में भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारा स्पिंडल फाइबर जो है जुड़ा हुआ है किससे, क्रोमोसोम से। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारा जो स्पिंडल अपैरेटस है वो छोटा होता है और सेंट्रोमियर को खींचता है। यहाँ पे सेंट्रोमियर सेपरेट कर रहे हैं और उसके पीछे पीछे हमारे फिर क्रोमोसोम्स भी कहाँ पे आ रहे हैं, पोल्स पे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। टीलोफेज की बात करें तो इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। क्या है हमारी ये फाइनल स्टेज है किसकी, कैरियोकाइनेसिस की। क्रोमोसोम्स अपने पोल्स पे पहुंच जाते हैं एंड पोल्स पे पहुंचने के बाद वापस अब क्रोमोसोम से वो किस में चेंज हो जाते हैं, क्रोमैटिन में चेंज हो जाते हैं, यानी कि फिर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स अब और ज्यादा टाइम तक नहीं दिखते, क्यों, क्योंकि अब वो चेंज हो चुके हैं किसमें, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो अपने अपने पोल्स पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने क्रोमोसोम पोल्स पे पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे जाकर के वो क्रोमैटिन मटेरियल में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, बहुत खूब। अब चेंज होने के बाद बेसिकली क्या होगा, धीरे धीरे करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह जो है वो रीअपीयर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो टीलोफेज में अपना जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स पोल पे पहुंच जाते हैं और अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह जो है वो आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस क्या है, अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने डिवीजन ऑफ बेसिकली ये तो देख लिया कि न्यूक्लियस किस तरीके से हो रहा है। नाउ इट्स टाइम फॉर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी सेपरेट करेंगे, क्योंकि अगर हम साइटोप्लाज्म सेपरेट नहीं कर रहे हैं तो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना हो रखा है, अभी डबल हो रखा है। तो साइटोप्लाज्म को बीच में से डिवाइड करना जरूरी है, तभी हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बराबर हो जाएगा, यानी कि सेम हो जाएगा, ठीक है। सो सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डॉटर सेल्स। इस फेज के दौरान जो हमारी ऑर्गेनेल्स होती हैं वो डॉटर सेल्स के बीच में या जो डिवाइड हो रहे होते हैं सेल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह भी बनने लग जाती है, आ भी जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अलग अलग तरीके से होता है। पहले एक वीडियो दिखाना चाहूंगा मैं, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे चीजें अलग अलग तरीके से हो रही हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, ठीक है। और अब देखो जैसे ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है उसी टाइम पे क्या कहते हैं, अपना जो ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं वो भी रीअपीयर हो जाती हैं, ठीक है। सारे अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इक्वल हो जाता है एंड जो हमारे गोल्जी अपैरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सब कुछ रीअपीयर हो जाता है। बट अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे तो बाहर से सेंटर की तरफ सेल का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेंट्रीपेटल मैनर ऑफ डिवीजन, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, प्लांट सेल के केस में, तो प्लांट सेल के केस में क्या होता है, देखो प्लांट सेल के केस में सेंटर से, अभी एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, हाँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी रुको, हाँ, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सेंटर से बेसिकली फॉर्मेशन हुआ है सेल प्लेट का एंड बाहर की तरफ सेल हमारा डिवाइड कर रहा है। सेंटर से फॉर्मेशन चालू हो रहा है, ठीक है, और बाहर की तरफ हमारा ये एक्सटेंड कर रहा है सेल प्लेट और फिर हमारा सेल डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब है प्लांट सेल के अंदर हमारा सेल वॉल का डिवीजन होता है फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड। इन एनिमल सेल डिवीजन होता है फ्रॉम आउटसाइड टू सेंटर। तो एनिमल सेल के अंदर जो डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपेटल। जब कोई चीज अंदर की तरफ सर्कल के सेंटर में लगती है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ भी रखा है क्लास 10th में कि जो फोर्स सेंटर की तरफ आती है उसको हम कहते हैं क्या, सेंट्रीपेटल। जो फोर्स बाहर की तरफ लगती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पे डिवीजन बाहर की तरफ हो रहा है, सेंटर से बाहर की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, तो उसको हमने क्या बोला, सेंट्रीफ्यूगल बोला।
एंड एनिमल के केस में क्या हो रहा था, डिवीजन सेंटर की तरफ हो रहा था, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ हो रहा था, उसको हमने क्या बोला, सेंट्रीपिटल बोला। ठीक है, सो अब यहाँ पे होता क्या है, इन केस ऑफ एनिमल सेल अ फरो अपीयर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फरो यानी कि एक गड्ढा, ठीक है, पेरिफेरी ऑफ इक्वेटर, पेरिफेरी ऑफ इक्वेटर अ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म, पेरिफेरी जो होती है यानी कि बाहर की तरफ जो होता है, पेरिफेरी यानी कि बाहर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, एक ऐसे रिंग सा बन जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग सा बन जाता है, वो रिंग जो है छोटा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और सेल को हमारे डिवाइड कर देता है, बस इतनी सी कहानी है। ये रिंग बना होता है, दो प्रोटीन्स होती हैं, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। ये एक्टिन और मायोसिन, बस ये याद रखिए कि प्रोटीन का नाम है जिससे ये रिंग बनता है, ठीक है। एंड रिंग कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या है कि सिकुड़ सकता है, छोटा हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। रिंग कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, छोटा हो सकता है। किसका बना है, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन बस अभी के लिए याद रखिए कि एक प्रोटीन है, ठीक है, मतलब प्रोटीन का नाम है एक्टिन और मायोसिन, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ने का कोई पॉइंट है नहीं। ओके, सो बाहर की तरफ से क्या कहते हैं, एक रिंग बन रही है जो किसकी बनी है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स की बनी है, और कैसी है, कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि छोटी हो सकती है, और इस डिवीजन को हम कहते हैं क्या, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल मैनर ऑफ डिवीजन। किस में देखने को मिलता है, एनिमल सेल में देखने को मिलता है, एनिमल सेल में देखने को मिलता है। प्लांट सेल की बात करें तो यहां पे क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट करता है कहां पे, सेंटर में। अच्छा, सेंटर से स्टार्ट क्यों करता है, उसका एक रीजन है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो बाहर से सेल को डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल फ्लेक्सिबल है, तो बाहर से एक रिंग उसको डिवाइड कर देती है। लेकिन प्लांट सेल के साथ दिक्कत है यार, क्योंकि सेल वॉल बड़ी है ना, तो बाहर से डिवाइड कैसे करेंगे, रिजिड सेल वॉल है, तो बाहर की तरफ से सेल डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल फॉर्मेशन जो होता है, या सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट करता है कहाँ से, सेंटर से, ठीक है, और बाहर की तरफ जाता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल मैनर, सेंट्रीफ्यूगल मैनर, वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या बात बोली गई है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट। सबसे पहले क्या बनता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेल प्लेट से बनता है। ये सेल प्लेट क्या रिप्रेजेंट करता है, मिडल लैमेला। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, आप लोगों से पूछा जाता है कि प्लांट सेल के अंदर सबसे पहला, ठीक है, पार्टीशन कौन सा बनता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि सेल के अंदर प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है, मिडल लैमेला होता है, ठीक है। तो सेल के अंदर पहला जो अपना क्या कहते हैं बेसिकली पार्टीशन बनता है, या पहला जो बीच में क्या कहते हैं ब्रिज आता है, कह सकते हैं बाउंड्री आती है, दैट इज मिडल लैमेला। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। क्या बनता है सबसे पहले, मिडल लैमेला बनता है, ठीक है। तो होता क्या है कि बेसिकली जो प्लांट सेल होते हैं ना, उसके सेंटर में बहुत सारे वो आ जाते हैं, गोल्जी अपैरेटस वगैरह आ जाते हैं, वो गोल्जी अपैरेटस आके फ्यूज करते हैं, देखो बहुत सारे गोल्जी वेसिकल्स आते हैं, ठीक है, इक्वेटर पे, वो आकर के फ्यूज करते हैं और क्या बना देते हैं, सेल प्लेट बना देते हैं। एंड सेल प्लेट यानी कि मिडल लैमेला। मिडल लैमेला किसका बना होता है, कैल्शियम का और मैग्नीशियम पैक्टेट का, कॉल सेल प्लेट, ठीक है। और ये वेसिकल्स क्या सिक्रीट करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट को सिक्रीट करते हैं, दैट्स इट। कैसे हो रहा है, बहुत सारे, क्योंकि देखो वीडियो में तो नहीं दिख रहा ना इसमें, अब गोल्जी अपैरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दिखाएं, बट इसको ये मान के चलिए कि बहुत सारे हमारे क्या कहते हैं गोल्जी अपैरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया सेंटर में आते हैं, ठीक है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा हूँ, गोल्जी वेसिकल्स सेंटर में आते हैं इक्वेटर पे, वहां पे आकर रिलीज करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, और उससे हमारा क्या बनता है, मिडल लैमेला। फिर धीरे धीरे करके जब ये अलग हो जाता है तो सेल अपना प्राइमरी सेल वॉल बनाता है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल बनाता है, बाद में सारी चीजें करता है, ठीक है। यहाँ से डिवीजन सेंटर से बाहर की तरफ हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मैनर ऑफ डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल। ओके जी, बाकी आप लोगों को इस केस में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस एक पॉइंट देख लीजिए, कभी कभी कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है लेकिन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक है। अब मान लो इसी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, तो उसके अंदर दो न्यूक्लियस देखने को मिल जाएंगे, या एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं सिनकाइटियम, सिनकाइटियम, ठीक है। ऐसे ही मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप होती है जब हम कहते हैं कि कोई सेल कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन यानी कि उसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, ठीक है, एंड उस वजह से उसके एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो यहां तक हमारा माइटोसिस पूरा कंप्लीट होता है।
हाफ एन आवर के आसपास हम लोग क्या कहते हैं अभी वो करेंगे, मियोसिस करेंगे। बाकी उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ वो बता देता हूँ, प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, या कुछ कह सकते हैं सिग्निफिकेंस बता देता हूँ माइटोसिस के, उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है जी, चलो ओके जी। सो अब हम चलते हैं कहां पे, सिग्निफिकेंस की तरफ। माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले माइटोसिस जो होता है उसके अंदर इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि बॉडी के अंदर हर एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम या ज्यादा हो रहा है, हमेशा हर एक डिवीजन पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। ठीक है, एंड माइटोसिस इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल्स ओनली। यूजुअली उन सेल्स में होता है जिसके अंदर, ठीक है, कह सकते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि भैया डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या होता है। देखो, इस लेक्चर को मैं ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है थोड़ा बड़ा रहे। ठीक है, या आप लोगों को लग रहा होगा कि माइटोसिस इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो मैं काफी अच्छे तरीके से डिटेल में आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो मान लो, जैसे एक मिनट रुको, हाँ पेन को थोड़ा चेंज करते हैं कलर वगैरह। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सेल है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। किसी भी सेल का जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, किसी भी सेल का जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो क्या कहलाता है, उसका डिप्लॉयड नंबर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, उसका डिप्लॉयड नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, और वी कैन से 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। तो हमारा डिप्लॉयड नंबर कितना है, 46 है। कितना है, 46 है। अच्छा, इसका अगर हम आधा कर दें, यानी कि 23 कर दें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड। इसको हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड बोलेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसी भी सेल के अंदर होंगे उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं, और उसके आधे को क्या कहते हैं, हैप्लॉइड। अब ये टोटल नंबर ऑफ सेल किसी के अंदर 10 भी हो सकता है, किसी के अंदर 100 भी हो सकता है, किसी के अंदर 8 भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। ठीक है, बट टोटल नंबर ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। तो हमेशा याद रखना कि जब हमारे मतलब, और डिप्लॉइड को ये भी आप कह सकते हैं वो सेल्स जिसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कहते हैं कि हम क्रोमोसोम पेयर, एक पेयर, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, तो जिसके अंदर पेयर में क्रोमोसोम्स हो, ऐसे सेल जिसके अंदर पेयर में क्रोमोसोम्स हो उसको भी हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, एक तरीके से सेल डिवाइड कर रहा है नॉर्मली। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा अलग नहीं हो रहा है, तो या कह सकते हैं यहाँ पे जो सेल बनता है इट इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, सॉर्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही है। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब सेल की किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है माइटोसिस की वजह से होती है। ग्रोथ क्या है, पहले आप छोटे से थे, आपकी बॉडी के अंदर बहुत कम सेल्स थे, आप बड़े हो गए, आपकी बॉडी के अंदर सेल्स बहुत सारे बढ़ गए। तो ग्रोथ इज इक्वलेंट टू कहीं ना कहीं सेल डिवीजन। अगर आपकी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो रही है तो आपकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, कम हो रही है तो नहीं हो पा रही ग्रोथ। ठीक है, सेल डिवाइड करते हैं टू रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। यहाँ पे सेल डिवाइड करते हैं और रिस्टोर करते हैं किसको, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को, और वी कैन से कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को। ओके, अगर कोई सेल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो उसको रिपेयर करने के लिए माइटोसिस किया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि फिर हमारा दिल टूट जाता है तो फिर उसको रिपेयर करने के लिए माइटोसिस काम क्यों नहीं करता। ठीक है, अब देखो दिल वैसे टूटता तो है नहीं, बट हम लोगों ने मिथ बना लिया है कि दिल टूट रहा है। ठीक है, बाकी इफ इन केस मतलब ऐसा कुछ होता है तो उस केस में सजेस्ट क्या कहते हैं कि थोड़ा सा मतलब फन करें। ठीक है, चीज़ों को भूल करके आगे बढ़े, क्योंकि सेल रिपेयर हमारी बॉडी के होते रहते हैं, लेकिन एक बार दिल टूट जाए तो फिर वो रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है एंड बहुत सारी चीज़ें फिर खराब हो जाती हैं, है ना। सो ऐसी हरकतें ही ना करें, ऐसे काम ही ना करें कि मतलब आपको दिल रिपेयर करवाने की ज़रूरत पड़े। बाकी ऑप्शन तो बहुत सारे हैं ही, है ना। मम्मी कहती रहती हैं, गाने सुनते रहते हैं। अब मम्मी ने कह रखा है कि तुम्हारे जैसे चांद सी बहू लाऊंगी, तो तुम क्यों किसी के पीछे भाग रहे हो, ले आएंगी मम्मी। इतना तो भरोसा रखो मम्मी पे, किसी पे ना रखो, कम से कम अपनी माँ पे इतना भरोसा होना चाहिए कि मम्मी ने अगर बोल दिया है कि बहू आएगी चांद जैसे, तो मतलब आएगी। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। सेल रिपेयर का फंक्शन है, कोई सेल बॉडी का डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर भी माइटोसिस ही करता है, या उसका भी माइटोसिस डिवीजन के थ्रू होता है। अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। हमारा जो अपर लेयर होता है एपिडर्मिस का, जैसे स्किन होगी आपकी, स्किन के आप लोगों के पता नहीं कितने सेल्स निकलते रहते हैं, कभी स्क्रैच लग गया, कुछ हो गया, तो हमारी बॉडी के स्किन के,
ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके सेल्स बहुत डैमेज होते हैं और ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं। ठीक है, माइटोटिक डिविजन जो होते हैं इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो हमारे प्लांट का एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम है, क्लास 9th टिश्यूज में आप लोगों ने पढ़ा होगा जाइलम एंड फ्लोएम, ओके, सॉरी वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो वैस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू, शूट की मेरिस्टेम, रूट की मेरिस्टेम, वो भी डिवाइड करता है किसके, माइटोसिस के थ्रू। रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। इससे क्या होता है, ठीक है, माइटोसिस से कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की थ्रू आउट द लाइफ। ओके, यहाँ पे आई गेस हमारा आगे और भी पॉइंट है। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट है माइटोसिस से होता है। आपका डेवलपमेंट सिंगल जाइगोट से, माइटोसिस से हुआ है। सवाल क्या है कि जाइगोट तो बना कैसे, और जाइगोट बनता है तो माइटोसिस डिवीजन नहीं होता, उस दौरान मियोसिस डिवीजन होता है। तो बन हम मियोसिस से रहे हैं लेकिन हमारा डेवलपमेंट हो रहा है माइटोसिस से, ऐसा क्यों होता है, ये अगर आप लोगों को जानना है, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और मेरे को लगता है कि बच्चों ने अगर मतलब आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको मियोसिस का लेक्चर चाहिए, है ना। सो मियोसिस का लेक्चर भी मैं बहुत परफेक्ट तरीके से, अच्छे तरीके से एनिमेशन की हेल्प से, वीडियोस की हेल्प से आपको प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। बट वो उतनी ही जल्दी आएगा जितनी जल्दी आप लोगों की डिमांड होगी, जितनी जल्दी मेरे पास कमेंट्स आएंगे, ठीक है। एक बार और याद दिला दूं, आप लोगों को होमवर्क मैं दे दूंगा, ठीक है, एंड होमवर्क आप लोगों को मिलते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में होमवर्क हम पिन कर देंगे, तो वहाँ से आप क्या कहते हैं होमवर्क अपना कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है होमवर्क करना, माइटोसिस के ऊपर ही हमारे क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, तो अच्छे से कर लेना। और साथ ही साथ मियोसिस का अगर लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भैया मियोसिस का लेक्चर जल्दी से बना दीजिए। हम जितनी जल्दी कमेंट्स आएंगे आप लोगों के, उतनी जल्दी हम आपको लेक्चर दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा और मेरे को क्या कहते हैं चीज़ें अच्छे तरीके से करवानी है आपको, एनिमेशन वगैरह का बड़े तरीके से यूज़ करेंगे और आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके जी, अच्छा, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यार देखो ये जो आप लोगों का लेवल ऑफ स्टडी है, ठीक है, इसमें आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि यार यहाँ पे हम ना ऐसी चीज़ें पेड कोर्सेज जो होते हैं हमारे, या पेड बैचेस जो होते हैं उसमें प्रोवाइड करते हैं। सो क्लास 11th के लिए हमारा एक बिलीवर्स बैच चल रहा है, जहाँ पे लेक्चर्स जो होंगे जेईई और नीट लेवल के हैं, ठीक है। तो अभी मतलब मैं बायोलॉजी का हूँ, तो मतलब बेसिकली मैं आपको नीट के बारे में बात करूँगा। सो वहाँ पे आपके नीट लेवल के लेक्चर्स चल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बढ़िया एकदम क्या कहते हैं चल रही है, अच्छे तरीके से हो रही है। सो इफ़ इन केस यू फील लाइक कि यार इस लेक्चर ने मेरी हेल्प करी है एंड ये मेरे को मतलब काफ़ी क्वालिटी वाइज अच्छा लगा है, या आपको यहाँ का कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा है, आप लोगों ने चीज़ें सीखी हैं शायद जो आप लोगों को नहीं पता थी, ठीक है, या आप आगे कोई सेल का लेक्चर देखें, सेल साइकिल का कोई लेक्चर देखें, आपको फिर समझ में आए कि नहीं ये वाला लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। सो इफ़ यू फील एनी वे एंड आपको नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं, अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रही हैं, ठीक है, सो आप लोगों के लिए एक बिलीवर्स बैच क्लास 11th का चल रहा है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आप लोगों का भी 50% ऑफ भी चल रहा है, ठीक है। तो 50% ऑफ हो रहा है, तो आपको जो कोर्स है, ठीक है, 999 वाला, वो 4999 में मिल रहा है। सो दिस इज द बेनिफिट। एंड यहाँ पे आपके सामने व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कॉलिंग नंबर भी है। अगर आपको खुद से लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे लिंक पे जाकर के आप बिलीवर्स बैच का कोड अप्लाई करके खुद से ले सकते हैं, ठीक है। बट इस ऑफर को हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है। पहले देखो ऑफर 31 मार्च तक था, बट बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि थोड़ा ऑफर को एक्सटेंड कर दीजिए, तो हम लोगों ने ऑफर को भी एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू से कि इफ़ यू फील कि हाँ यार मतलब मज़ा आया पढ़ के, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें हो गई हैं, माइटोसिस ही पढ़ाया है लेकिन मेरे को अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, एंड मैं अगर यहाँ पे पढ़ूँ तो मेरा शायद बेनिफिट हो सकता है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ओके। बाकी बाय बाय, टेक केयर, एंड याद से होमवर्क वगैरह अच्छे तरीके से कर लेना। थैंक यू सो मच।